हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए इकोनॉमिक्स इग्नो के सब्जेक्ट MEC 105 को। ये चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है भारत में निर्धनता, विषमता और समाहनकारी समृद्धि, मीन्स पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निर्धनता से क्या अभिप्राय है? निर्धनता के आय और गैर आय आयामों को स्पष्ट करने वाले सूचकों का वर्णन करें। तो ये स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बन रही हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि गरीबी मानव की बुनियादी ज़रूरतों के अभाव की गंभीर हालत है। गरीबी क्या होती है? जिसमें कि हम अपनी आवश्यक चीज़ों को, आवश्यक ज़रूरतों को पूरा ना कर पाएँ। इसमें भोजन, सुरक्षा, पीने का पानी, सफाई सुविधाएं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और ज्ञान आदि शामिल होते हैं। कि इसमें फूड भी हो गया, शेल्टर भी हो गया, क्लोथ हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सिक्योरिटी हो गई, एजुकेशन और नॉलेज वगैरह सब इसमें शामिल होती हैं। यह केवल आय पर आधारित नहीं है, अपितु इसका संबंध सुविधाओं पर पहुंच से है। ठीक है, कि सिर्फ इनकम से ही कनेक्टेड नहीं है, जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर कितनी पहुंच है इससे भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें आय तथा उत्पादन संसाधनों का अभाव शामिल है, जिनसे सतत जीविका, भूख तथा कुपोषण, बीमार स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी, बढ़ती हुई रुग्णता तथा मृत्यु दर, बेघर व अपर्याप्त आवास, असुरक्षित वातावरण और सामाजिक भेदभाव तथा अपवर्जन मिलता है। तो क्या मतलब है इसमें? कि इसमें जो सतत जीविका, ठीक है, कि जीने के लिए जो भी निरंतर हम प्रयास करते हैं आय के लिए वो, और साथ में कभी कभी अगर भरपेट खाना नहीं मिलता है तो इसमें हंगर भी शामिल हो जाता है। कुपोषण यानी कि पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, बीमार हो जाता है, स्वास्थ्य कम होता है इसमें। बीमार स्वास्थ्य का मतलब जहाँ पे स्वास्थ्य ठीक ना हो, एजुकेशन हो गया, और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है ना उनकी कमी, और साथ में रुग्णता मतलब बीमारी, और मृत्यु दर, क्योंकि अगर गरीबी होगी, बीमारी होगी तो मृत्यु दर भी ज़्यादा हो जाती है। बेघर मतलब रहने के लिए घर भी नहीं है। अपर्याप्त अगर हैं तो अपर्याप्त आवास है, मतलब बहुत ही छोटा घर है। असुरक्षित वातावरण है, क्योंकि अगर घर छोटा है, सारी सुविधा नहीं है, हो सकता है कभी कभी इंसान को पटरी पे या कहीं ऐसे ही पार्क वगैरह में या सड़क के किनारे सोना पड़ता है, तो इससे असुरक्षित वातावरण होता है। और सामाजिक भेदभाव, क्योंकि जो ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, और क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा असमानता है, बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं, तो इससे सामाजिक भेदभाव भी मिल जाता है। तो ये सब भी होता है। गरीबी से व्यवस्थित लोगों की निर्णय प्रक्रिया में तथा नागरिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जिंदगी में से भागीदारी नहीं हो पाती। ठीक है, तो जो गरीबी है ना उसकी वजह से जो एकदम सेटल लोग हैं उनमें, और जो नागरिक हैं, सिटीजनशिप है, सामाजिक मतलब सोशली, और सांस्कृतिक मतलब कल्चर, जो लाइफ है ना उससे उसमें भागीदारी नहीं हो पाती। एक गरीब व्यक्ति है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ही स्ट्रगल करता रहता है। तो ये है गरीबी। ठीक है, इसे निर्धनता भी कहा जा सकता है। तो निर्धनता कैसे नापी जाती है, इसके सूचक पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर निर्धनों की पहचान की कसौटी आय पर निर्भर होती है। आय पर आधारित कई निर्धनता मापक प्रचलित हैं। ठीक है, तो वैसे जब भी हम बात करते हैं कि निर्धन है, निर्धन का मतलब ही है जिस पर धन नहीं है। तो इसकी जो कसौटी है ना नॉर्मली इनकम पर ही डिपेंड करती है, कि इनकम बहुत कम है, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही, तो वो गरीबी होती है, पॉवर्टी होती है, निर्धनता होती है। तो इसको कैसे मापा जाता है? तो इसके कई आयाम हैं। पहला आयाम है व्यक्ति गणना सूचक, मतलब हेड काउंट इंडेक्स। यह निर्धनता का जाना माना सूचक है, जिसमें जनसंख्या में निर्धनों के अनुपात का अनुमान लगाया जाता है कि टोटल पॉपुलेशन में जो गरीब लोग हैं, निर्धन हैं, उनका कितना रेशो है। इस मापक को सरलता से किसी भी उपवर्ग या क्षेत्र या सामाजिक वर्ग के लिए आंकलित किया जा सकता है। इसकी मेजरमेंट की जा सकती है। यह गणना किसी एक समय बिंदु पर या फिर एक काल श्रृंखला के रूप में भी हो सकती है। काल श्रृंखला मतलब समय के आधार पर, एक समय बिंदु, एक पॉइंट पर भी, और या फिर काल श्रृंखला यानी कि कंटिन्यूसली हम इसको मेज़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। उससे निर्धनता में परिवर्तन होते तथा परिवर्तन की दर का भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि काल श्रृंखला में करेंगे तो हम देखेंगे कि परिवर्तन, पहले निर्धनता कितनी थी, अब कितनी है, तो परिवर्तन भी हो सकता है, और परिवर्तन की दर कितनी है, किस रेट से ये चेंज हो रहा है, इसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। किंतु इस मापक में भी कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, क्योंकि यह नहीं बता पाता कि निर्धन व्यक्ति किस सीमा तक निर्धन है।
ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि निर्धन है, लेकिन कितनी सीमा तक निर्धन है, बहुत ज़्यादा गरीब है या सिर्फ गरीब है, ये हमें पता नहीं चल पाता। इसका फॉर्मूला है निर्धनता व्यक्ति गणना अनुपात इज इक्वल टू निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो जो पॉवर्टी लाइन होती है ना, उसके जो नीचे रहते हैं, एक पॉवर्टी लाइन होती है जहाँ पे देखा जाता है कि इस लाइन के जो नीचे आते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति कहलाते हैं, और उनको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी गणना की जा सकती है। दूसरा है निर्धनता अंतराल सूचक पॉवर्टी गैप इंडेक्स, इसको पीजीआई कहते हैं, और साथ ही एसपीआई और वर्णित निर्धनता का अंतराल सूचक, एसपीआई मतलब स्क्वायरल पॉवर्टी इंडेक्स। तो हम इसमें दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक तो पीजीआई पॉवर्टी गैप इंडेक्स और दूसरा है एसपीआई स्क्वायरल पॉवर्टी इंडेक्स। आय उपभोग की निर्धनता रेखा से दूरी को मापता है। यह इस बात का मापन करता है कि व्यक्ति निर्धनता रेखा से औसत रूप से कितने नीचे है, और इस औसत को निर्धनता रेखा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को हम आई से डिनोट करेंगे, निर्धनता अंतर को जी से, निर्धनता रेखा को जेड से, और उस व्यक्ति की आय का जो अंतर है उसको वाई से डिनोट किया गया है, और एन व्यक्तियों के समूह के लिए है। तो इसका फॉर्मूला बन गया पीजीआई इक्वल टू 1/n, और ये समीशन हो गया जेड माइनस वाई टी डिवाइडेड बाई जेड वाई माइनस 1 स्मॉलर देन जेड। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आप करके मत देखिए, सिर्फ इसका फार्मूला लर्न कर लीजिए। जो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आई का मतलब है यहाँ पर व्यक्ति, जी का मतलब है निर्धनता का अंतर यानी कि गैप, निर्धनता रेखा को यहाँ पे हमने जेड से डिनोट किया है, और उस व्यक्ति की आय का जो अंतर है वो वाई से डिनोट किया है। तो फार्मूला बन गया पीजीआई इक्वल टू 1/n समीशन, ये समीशन का टाइम है, साइन है, इसको समीशन कहते हैं, जेड माइनस वाई टी डिवाइडेड बाय जेड अपन में वाई माइनस 1 स्मॉलर देन जेड। ओके, ये इक्वेशन 1 है, इसको भी याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं एसपीआई स्क्वायरल पॉवर्टी इंडेक्स, निर्धनता अंतरालों का भारित औसत है, भारित मतलब वेटेड एवरेज निकाली जाती है इससे। इस प्रकार के निर्धनता अंतरालों के वर्ग का औसत बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग मतलब स्क्वायर कर देते हैं। निर्धनता रेखा से 30% के निर्धनता अंतराल का भार 30% रहता है, तथा 70% अंतराल का भार 70% होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि टोटल 100% है, तो 30% के निर्धनता अंतराल, निर्धनता जो पॉवर्टी गैप है उसका वेटेज 30% और 70% का 70% रहता है। यह पीएचजीए से थोड़ा सा अलग है, यहाँ सभी अंतरालों का भार एक इकाई के रूप में माना गया है। तो एसपीआई स्क्वायरल पॉवर्टी इंडेक्स इक्वल टू 1/n, ये समीशन यहाँ तक ऐसा ही है। फिर जेड मतलब पॉवर्टी लाइन माइनस वाई टी मतलब इनकम। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे हम, ये जो डिवाइड है ना हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ओके, फिर ये हो गया वाई आई मतलब जो आई का अंतर है स्मॉलर देन जेड, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों समीकरणों 1 और 2 में एन मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है, सकल जनसंख्या है, जेड हो गई निर्धनता रेखा, वाई आई हो गया व्यक्ति की आय तथा उसका उपभोग व्यय। ठीक है, व्यक्ति की आय कितनी है या उसका उपभोग व्यय कितना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है। सी हो गया हमारा थर्ड है सेन का सूचक, इसको पीएस भी कहा जाता है। तो इस सूचक में प्रोफेसर सेन ने निर्धनों की संख्या प्रभावों को स्थान दिया है, और इसका फॉर्मूला है पीएस, क्योंकि प्रोफेसर सेन ने बनाया था, तो इसका पीएस इक्वल टू P0 ये आधार वर्ष के लिए है, और 1/n में ब्रैकेट में 1 माइनस जी मतलब जो भी गैप है पॉवर्टी का वो, और ये हो गया म्यू P/में जेड। ठीक है, तो इतनी आप पेपर में कैलकुलेशन के लिए नहीं आएगी, तो आप इसी से फॉर्मूला लर्न कर लो, अगर कैलकुलेशन होती तो हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हमने इसके सूचक पढ़ लिए। अब हम कहते हैं निर्धनता के गैर आय सूचक, ये तो आय सूचक थे, इनकम से कनेक्टेड थे, गैर आय सूचक भी से भी निर्धनता को मेज़र किया जा सकता है। निर्धनता के गैर आय सूचक में व्यक्ति को प्राप्त बुनियादी सेवाओं का आकलन किया जाता है, कि जो एक व्यक्ति को जो बेसिक सर्विसेज हैं वो प्राप्त हो रही हैं या नहीं, उसके हिसाब से इसका आकलन किया जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ जल, आवास स्तर इत्यादि। ठीक है, उसे एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशंस या साफ पानी, ड्रिंकिंग वाटर, और उसका जो रहने का जो शेल्टर है उसके बारे के हिसाब से उसका आकलन किया जाता है। इस प्रकार का आकलन मानव निकास सूचकांक मतलब HDI, ये निकास नहीं है विकास आएगा यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा किया जाता है।
वर्ष 1990 से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक HDI का आकलन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियों को स्थान दिया गया है। एक तो दीर्घायुता, यानी कि कोई व्यक्ति अगर पैदा होता है तो वो कितनी आयु तक जीता है, क्या वो दीर्घायु तक जी पा रहा है या नहीं। उसके लिए शैक्षिक उपलब्धि कितनी है, कितना उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, और साथ में आर्थिक उपलब्धि यानी कि इकोनॉमिकली वो कितना उसे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कितना पैसा वो कमा पाता है। तो इसमें 3 चीज़ों को देखा गया है कि आयु भी सही होनी चाहिए, शैक्षिक उपलब्धि और आर्थिक उपलब्धि, इन सब के हिसाब से इसका निकाला जाता है अनुपात। फिर है लिंग आधारित विकास सूचक, इसको GDI कहते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, या फिर लिंग समता सूचक मतलब जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। इसमें महिला पुरुष विषमता का आकलन GEI से होता है, यानी कि जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स से होता है। पुरुषों तथा महिलाओं के लिए उन्हीं 3 सूचकों का प्रयोग करके इनके अंतर का आकलन किया जाता है। इस सूचक को महिलाओं की उपलब्धियों को पुरुषों की उपलब्धियों के अनुपात के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम डिनोमिनेटर में रखते हैं लेडीज़ का अनुपात और यहाँ पे रखते हैं हम जेंट्स का अनुपात। ठीक है, तो महिलाओं का अनुपात अपन में पुरुषों का अनुपात के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। और कौन से सूचकांक, वही 3, दीर्घायुता, शैक्षिक और आर्थिक, इसके हिसाब से इसको GEI से हम मेज़र कर सकते हैं। एक और है क्षमता विपन्नता मापक, तो इसको कहते हैं CPM। ठीक है, कैपेसिटी, और ये हो गई पॉवर्टी मेजरमेंट। UNDP ने ही इस विकास सूचक का विकास किया है। ये उन व्यक्तियों का अनुपात दर्शाता है जो अनिवार्य मानवीय क्षमताओं से वंचित हैं। अनिवार्य मानवीय क्षमताएं जो कि बेसिक जो ह्यूमन कैपेसिटीज़ होती हैं उससे भी वंचित हैं, तो उसका अनुपात ये दिखाता है। इस CPM में 3 आधारिक क्षमताओं के अभाव पर विचार किया गया है। नंबर 1, सुपोषित एवं स्वास्थ्य होने का अभाव। इसे 5 वर्ष तक के बच्चों के मानक से कम वजन वालों के प्रतिशत से मापा जाता है। तो 5 साल तक की बच्चे की जो भी आयु है उसमें देखते हैं कि अगर 5 साल का बच्चा पूरा न्यूट्रिशन से उस पर सुपोषित है वो, और स्वस्थ यानी कि हेल्दी भी है एक तो उनको रखा जाता है, और साथ में जो जिनमें उनका अभाव है उसके और मतलब ना तो वो सुपोषित है ना ही स्वस्थ हैं, कम वजन वाले व्यक्ति बच्चे हैं 5 साल के, उनसे प्रतिशत नापा जाता है। ठीक है, तो जो टोटल 5 साल के बच्चे हो गए उनको हम रखेंगे यहाँ पर, और जो जिसमें इनका अभाव पाया जाता है उन बच्चों को जो 5 साल से तक हैं या 5 साल से कम हैं, और उनके वो न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है या हेल्दी हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन और हेल्दी हेल्थ जिनके पास नहीं है उनका अभाव माना जाता है, तो उसको उससे डिवाइड करेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए 5 साल तक के सारे बच्चों को हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में रखेंगे कि ऐसे बच्चे जो 5 साल या उससे कम आयु के हैं और वो पूरी तरीके से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा और वह हेल्दी नहीं है। ठीक है, उनको हम यहाँ पे रखेंगे और उनका प्रतिशत निकाल लेंगे। क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। फिर है स्वस्थ प्रजनन का अभाव। इसका मापन प्रसव के समय शिक्षित स्वास्थ्य कर्मी का अभाव है। ठीक है, तो ये क्या है, स्वस्थ प्रजनन का अभाव, कि जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उस समय वो उसकी मदर हेल्दी है या नहीं उसका, और इस प्रसव के समय यानी कि जो डिलीवरी का टाइम होता है उसमें शिक्षित स्वास्थ्य कर्मी का अभाव नापा जाता है कि कितने जो, क्योंकि अगर शिक्षित होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बेबी को बॉर्न कर पाएंगे क्योंकि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो उसके अभाव से इसको मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तीसरा है मिश्रित तथा ज्ञान संपन्न होने का अभाव। इसे महिला निरक्षरता से मापा जाता है कि ठीक है, मिश्रित जो थोड़े पढ़े लिखे थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, और ज्ञान संपन्न होने का अभाव कि ना मतलब वो पूरी तरीके से ज्ञान संपन्न नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान है थोड़ा सा नहीं है, ना तो पूरी तरह से अशिक्षित हैं ना ही पूरी तरीके से शिक्षित हैं, ना तो पूरी तरह अनएजुकेटेड हैं और ना ही पूरी तरीके से एजुकेटेड हैं, थोड़ा ये मिक्सअप है। तो उससे महिला शिक्षितता से इसका को मेज़र किया जाता है। तो ये हमारे सूचकांक थे जिसमें हमने गरीबी को मेज़र किया। तो गरीबी के बारे में या निर्धनता के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा पेपर में आप इसमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विषमता क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में विषमता का मापन कैसे किया जाता है, वे सूचक भी बताइए जो विषमता के आय या गैर आय आयामों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो निर्धनता के आय और गैर आय आयामों को तो हमने पढ़ लिया, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विषमता क्या है और उसके सूचक क्या हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।